स्टार्ट। जी, नॉन ऑडिट इंगेजमेंट्स का एरिया स्टार्ट करते हैं। यहाँ से नॉर्मली कोई एक आध क्वेश्चन एग्जामिनर टेस्ट करते हैं और शायद पिछली अटेम्प्ट में उसने टेस्ट नहीं किया, तो चांस है यहाँ से क्वेश्चन अपीयर होने का। ऑडिट का मतलब क्या था? ऑडिट का मतलब क्या था? टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। ऑडिट का मतलब क्या था? एक ओपिनियन एक्सप्रेस करना। किस चीज़ के ऊपर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। और क्या बताना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है नहीं दे रही है, और अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिपेयर की गई नहीं की गई। यही ऑडिट था। क्या ख्याल है? मीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन देना क्या है? ऑडिट। और वर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब आता है तो इसका मतलब क्या है? 5 कंपोनेंट्स का सेट। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड नोट्स टू द अकाउंट्स एंड डिस्क्लोजर। इन 5 कंपोनेंट के सेट के ऊपर अगर ओपिनियन दी जा रही है तो ये ऑडिट होगा। इसके किसी एक कंपोनेंट के ऊपर अगर ओपिनियन दी जा रही है तो ऑडिट नहीं होगा, कुछ और होगा। ठीक हो गया? और वर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या है? फॉर द होल ईयर। अगर हाफ ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर हम ओपिनियन देने जा रहे हैं तो वो भी ऑडिट नहीं होगा, कुछ और होगा। ठीक है? ऑडिट का मतलब क्या है? ओपिनियन देना किस पे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। ठीक हो गया कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही नहीं दे रही, और अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिपेयर की नहीं की। ऑडिट कौन करता है? ऑडिट कौन करेगा? ऑडिटर। ऑडिटर का मतलब क्या है? वो बंदा जो किसी रिकॉग्नाइज सुपरवाइजरी बॉडी का मेंबर है। मीन वो रिपोर्ट साइन करेगा, बाकी एक टीम ऑडिट फर्म से जाएगी ऑडिट करने के लिए, जिसके अंदर ऑडिट मैनेजर भी है, सीनियर भी है, जूनियर भी है। हाँ, रिपोर्ट पार्टनर साइन करेगा। तो एक ऑडिट फर्म ऑडिट के अलावा कुछ और काम भी करती है। लाइक एक कंपनी का अकाउंटेंट था, मर गया, पागल हो गया या भाग गया, तो कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बनानी है। अब अगर अकाउंटेंट नहीं है तो कैसे बनाएगी? हमारे पास आएगी, फर्म के पास, यार ये मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना दो। हम क्या ऐसे फ्री में बना के दे देंगे? नहीं भाई, इतने पैसे चार्ज करेंगे। कंपनी कहेगी ठीक है, हम डाटा के अकॉर्डिंगली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के दे दी। अकाउंटेंसी वर्क क्या है? ऑडिट नहीं, नॉन ऑडिटिंग पेमेंट। एक कंपनी ने अपनी टैक्स रिटर्न बनानी है, कहा जी मेरे पास टैक्स का नॉलेज नहीं है, प्लीज़ मेरी टैक्स रिटर्न बना दो। बना देते हैं, पैसे चार्ज करेंगे। टैक्स रिटर्न बना के दे दी, ऑडिट किया हमने। नॉन ऑडिट इंगेजमेंट मीन इंगेजमेंट अदर देन ऑडिट आर कॉल्ड नॉन ऑडिट इंगेजमेंट। अकाउंटेंसी वर्क है, टैक्सेशन वर्क है। एक कंपनी गई बैंक के पास, मुझे लोन चाहिए। बैंक ने कहा अच्छा आए बैठे, हमारा तो काम यही है। बैंक ने बिठाया, चाय शाय पिलाई, और बैंक ने कहा यार लोन मैं आपको दे तो दूँ, लेकिन मुझे आपकी औकात का नहीं पता कि आपकी औकात क्या है। आप इस तरह करो, मुझे अपनी ना कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के दिखाओ, जहाँ से मैं देखूँगा आपकी कितनी इनफ्लोज़ हैं, कितनी आउटफ्लोज़ हैं। फिर मैं देखूँगा आपकी औकात क्या है, लोन लेने के आप काबिल हो या नहीं, और फिर डिसाइड करूँगा लोन कितना देना चाहिए आपको। कंपनी का अच्छा औकात की बात करता है। कंपनी गई, जाके अपने अकाउंटेंट को कहा चल भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के दे बैंक के लिए। उसने बना के दी, कंपनी ने जाके बैंक के आगे रख दी, ये लें जी, हमारी इनफ्लोज़ है, ये आउटफ्लोज़ है, आपको औकात चाहिए थी, ये लें, अब बताएं कितना लोन देंगे। लेकिन कहा मैं कैसे इतबार कर लूँ, ये ठीक है जी, इसके ऊपर किसी से ओपिनियन लेके दो। कंपनी हमारे पास आई, यार ये मेरी कैश फ्लो पे ओपिनियन देना बैंक लोन के लिए। हम उस कैश फ्लो को चेक करके उसके ऊपर ओपिनियन देंगे। क्या ये ऑडिट है? नहीं। ऑडिट क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन देना। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या है? 5 कंपोनेंट्स का सेट। उसके किसी एक कंपोनेंट के ऊपर ओपिनियन दे रहे हैं या किसी और चीज़ के ऊपर ओपिनियन दे रहे हैं तो ऑडिट नहीं, वो क्या होगा? नॉन ऑडिट इंगेजमेंट। क्या ख्याल है? एक इन्वेस्टर ने कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी थी। उसने कहा यार मुझे आपका करंट और पास्ट तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से नज़र आ रहा है, मुझे अपना फ्यूचर दिखाओ, फ्यूचर क्या आपका? मुझे अपनी फोरकास्ट बना के दिखाओ, मैं देखूंगा फ्यूचर में आपके पास कैश प्रॉफिट कहाँ कहाँ से कितना कितना आएगा, फिर मैं देखूंगा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। कंपनी का लो कोई बात ही नहीं है।
जाके अपने अकाउंटेंट को कहा भाई फोरकास्ट बना दे, उसने अकाउंटेंट ने क्या किया, देखा पिछले 5 सालों का सेल का क्या ट्रेंड था, करंट पे उतना इम्पैक्ट डाला, फ्यूचर की सेल इतनी होगी, एक्सपेंसेस का ये ट्रेंड था, करंट पे उतना इम्पैक्ट डाला, फ्यूचर के एक्सपेंसेस ये होंगे, प्रॉफिट ये होगा, एसेट्स लाइबिलिटीज़ का ट्रेंड निकाला, इम्पैक्ट डाला, करंट पे एसेट्स लाइबिलिटीज़ ये होंगे, फोरकास्ट बना के दे दी। इन्वेस्टर लेके हमारे पास आ गया, यार ये चेक करके बताना ठीक है। हम क्या करेंगे, उस फोरकास्ट को वेरीफाई करके उसके ऊपर ओपिनियन देंगे। अब ये फोरकास्ट के ऊपर ओपिनियन देना क्या ऑडिट है? नहीं, वो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन देना है। तो ये भी क्या है, नॉन ऑडिट एंगेजमेंट, मीनिंग एंगेजमेंट अदर देन ऑडिट आर कॉल्ड नॉन ऑडिट एंगेजमेंट। चाहे कोई अकाउंटेंसी वर्क है, चाहे कोई टैक्सेशन सर्विसेज हैं, कैश फ्लो के ऊपर ओपिनियन फॉर बैंक दे रहे हैं, या फोरकास्ट के ऊपर ओपिनियन फॉर इन्वेस्टर दे रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, नॉन ऑडिट एंगेजमेंट, और एक ऑडिट फर्म परफॉर्म कर सकती है। इनफैक्ट ऑडिट फर्म ज़्यादा पैसा ही यहाँ से कमाते हैं, ऑडिट तो सिर्फ नाम का हो रहा है। मेन फर्म कहाँ से पैसा कमाती है, अकाउंटेंसी सर्विस से, टैक्सेशन सर्विस से, इंटरनल ऑडिट सर्विस से, या ये कोई अदर बिजनेस एडवाइजरी वगैरह में कोई हेल्प चाहिए तो वहाँ पे। सो ऑडिट का मतलब क्या है, ओपिनियन एक्सप्रेस करना किस पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, और बताना कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है नहीं दे रही है, और अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिपेयर की गई नहीं की गई, और ऑडिट कौन करेगा, ऑडिटर। कहते हैं जो नॉन ऑडिट एंगेजमेंट है ये एक प्रैक्टिशनर भी परफॉर्म कर सकता है। कौन परफॉर्म कर सकता है, प्रैक्टिशनर। प्रैक्टिशनर का मतलब क्या है, अकाउंटेंट या ऑडिटर। प्रैक्टिशनर कौन है, अकाउंटेंट या ऑडिटर। अकाउंटेंट कौन है, वो बंदा जिसके पास एक्सपीरियंस है, काम करना होता है, लेकिन बेचारा किसी बॉडी का मेंबर नहीं है, मेन ऑडिटर नहीं है। क्यों हो सकता है बेचारे का एक आध पेपर पिछली कोई 10-11 अटेम्प्ट से फंसा हुआ, अभी तक पास नहीं हुआ, इसलिए अकाउंटेंट तो है, ऑडिटर नहीं है। मीन ये नॉन ऑडिट एंगेजमेंट पे परफॉर्म कर सकता है, ऑडिट नहीं कर सकता। ऑडिट के लिए ऑडिटर होना ज़रूरी है। ऑडिटर कौन है, जो किसी रिकॉग्नाइज सुपरवाइजरी बॉडी का मेंबर है, जिसको बॉडी ने लाइसेंस दिया हुआ है प्रैक्टिस का कि आप एज ए ऑडिटर प्रैक्टिस कर सकते हो। अकाउंटेंट कौन है, जो बॉडी का मेंबर नहीं है, क्यों, शायद क्वालिफिकेशन पूरी नहीं है, लेकिन काम करना आता है। तो नॉन ऑडिट एंगेजमेंट तो अकाउंटेंट परफॉर्म कर सकता है, ऑडिट ऑडिटर ही करेगा। सो ऑडिट में हम ओपिनियन देते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कि ट्रू एंड फेयर व्यू देनी नहीं दी रही, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड प्रिपेयर की गई नहीं की गई। कहते हैं उस ओपिनियन में हम क्या करते हैं, उस ओपिनियन में हम अश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, गारंटी नहीं देते। अगर हम कह रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव एंड फेयर व्यू, तो क्या दे रहे हैं, अश्योरेंस, गारंटी नहीं। वर्ड अश्योरेंस का मतलब क्या है, कॉन्फिडेंस। गारंटी नहीं देते कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है, क्यों, हमने 100% वेरिफिकेशन नहीं की होती, इसलिए हम गारंटी नहीं दे सकते। क्या प्रोवाइड करेंगे, अश्योरेंस। कहते हैं हाँ, वो जो अश्योरेंस हम प्रोवाइड कर रहे हैं ऑडिट में, वो क्या होती है, रीजनेबल अश्योरेंस होती है। क्या होती है, रीजनेबल अश्योरेंस होती है, एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं होती। रीजनेबल होती है, एब्सोल्यूट नहीं होती। रीजनेबल का मतलब क्या है, लेस देन 100%। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है, 100% अश्योरेंस। 100% मीन गारंटी, इसलिए हम 100% अश्योरेंस नहीं, लेस देन 100% मीन रीजनेबल देते हैं। क्यों, उसकी रीज़न क्या है कि हमारे पास जो ऑडिट एविडेंस होते हैं, ऑडिट एविडेंस जो होते हैं वो परसुएसिव इन नेचर होते हैं, परसुएसिव विद इन नेचर होते हैं, रादर देन कंक्लूसिव। ऑडिट में रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं, एब्सोल्यूट नहीं। क्यों, हमारे पास जो ऑडिट एविडेंस होते हैं वो परसुएसिव, परसुएसिव का मतलब क्या है, कच्चे पक्के। कंक्लूसिव का मतलब क्या है, पक्के पक्के। तो कच्चे पक्के होते हैं। कच्चे पक्के का मतलब क्या है कि सैंपल बेस्ड प्रोसीजर हमने परफॉर्म किए होते हैं, 100% हमने टेस्टिंग नहीं की होती, इसलिए ऑडिट एविडेंस पक्के पक्के, कंक्लूसिव नहीं। क्या होते हैं, कच्चे पक्के मीन परसुएसिव। तो इसलिए हम अश्योरेंस भी 100% एब्सोल्यूट या गारंटी नहीं, क्या देते हैं, रीजनेबल मीन बिलो 100%। सो ऑडिट में एश्योरेंस देते हैं, गारंटी नहीं। और जो एश्योरेंस देते हैं नंबर 1 वो क्या होती है, रीजनेबल होती है, एब्सोल्यूट नहीं। सेकेंडली वो कहता है कि ऑडिट में हम जो एश्योरेंस देते हैं वो रीजनेबल के साथ साथ होती है पॉजिटिव एश्योरेंस।
क्या होती है? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि हम डायरेक्टली एक्सप्रेस करते हैं। क्या डायरेक्टली एक्सप्रेस करते हैं? सपोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, मीन सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं कि ट्रू एंड फेयर है या नहीं है। पॉजिटिव मीन डायरेक्टली एक्सप्रेस करते हैं। थर्डली वो कहता है कि ऑडिट में जो एश्योरेंस देते हैं वो रीजनेबल पॉजिटिव के साथ साथ होती है हाई लेवल एश्योरेंस। क्या होती है? हाई लेवल। हाई लेवल का मतलब क्या है कि किसी एक यूजर के लिए नहीं, कंपनी के सारे क्लोज स्टेक होल्डर के लिए होती है, मीन होती है फॉर मोर यूजर्स। और हाई लेवल का मतलब क्या है कि हमने कोई एक आध काम नहीं किया होता, हमने बहुत सारे काम किए होते हैं। हमने ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले भी कुछ प्रोसीजर परफॉर्म किए होते हैं, ऑडिट वर्क स्टार्ट करने से पहले प्लानिंग रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म किए होते हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म किए होते हैं, ड्यूरिंग ऑडिट टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करते हैं, सब्सटेंटिव प्रोसीजर मेनली हम डिटेल वर्क करके ओपिनियन दे रहे हैं। इसलिए एश्योरेंस का लेवल क्या है? हाई है। मीन हम जो एश्योरेंस दे रहे हैं वो थ्रू एक्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर्स एप्लीकेशन हम दे रहे हैं। कौन से ऑडिट प्रोसीजर हमने परफॉर्म किए हैं? एक्सटेंसिव प्रोसीजर। एक्सटेंसिव प्रोसीजर का मेनली मतलब क्या है? डिटेल वर्क मीन सब्सटेंटिव प्रोसीजर। सो ऑडिट में एश्योरेंस देते हैं, गारंटी नहीं। जो एश्योरेंस देते हैं वो रीजनेबल होती है, एब्सोल्यूट नहीं। क्यों? ऑडिट एविडेंस परसुएसिव होते हैं, कंक्लूसिव नहीं। और जो एश्योरेंस देते हैं वो पॉजिटिव होती है, मीन हम डायरेक्टली एक्सप्रेस करते हैं। और जो एश्योरेंस देते हैं वो हाई लेवल भी होती है, थ्रू एक्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर हम दे रहे होते हैं और फार मोर यूजर होती है। सो ऑडिट एश्योरेंस रीजनेबल, पॉजिटिव, हाई लेवल होती है। क्लियर होता है यहाँ पर? ये जो नॉन ऑडिट एंगेजमेंट है वो कहता है इसमें भी हमें एश्योरेंस देने के लिए कहा जा सकता है। कैश फ्लो के ऊपर बैंक को दे रहे हैं, फोरकास्ट के ऊपर इन्वेस्टर को दे रहे हैं, तो उधर भी हम एश्योरेंस ही देंगे, गारंटी नहीं। लेकिन जो एश्योरेंस देंगे वो रीजनेबल भी नहीं, इससे भी नीचे होगी, मीन लिमिटेड एश्योरेंस होगी। क्या होगी? लिमिटेड एश्योरेंस। लाइक सपोज ये है हमारे पास एब्सोल्यूट एश्योरेंस मीन 100%, ये है हमारे पास रीजनेबल एश्योरेंस, तो लिमिटेड क्या होगी? उससे भी नीचे, लाइक 50 या 60% एश्योरेंस। और एब्सोल्यूट एश्योरेंस गारंटी ऑडिटर कभी भी नहीं देता। क्या देता है? रीजनेबल एश्योरेंस वो ऑडिट में, लेकिन नॉन ऑडिट में रीजनेबल भी नहीं, उससे भी नीचे लिमिटेड एश्योरेंस। क्यों? थोड़ी देर में देखेंगे। तो कहते हैं ऑडिट में जो एश्योरेंस देते हैं वो होती है पॉजिटिव, मीन डायरेक्टली एक्सप्रेस करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव और डू नॉट गिव एंड फेयर व्यू। नॉन ऑडिट में हम जो एश्योरेंस देंगे वो पॉजिटिव नहीं होगी, वो होगी नेगेटिव एश्योरेंस। नेगेटिव का मतलब क्या है? हम डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली एक्सप्रेस करेंगे। डायरेक्टली कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव एंड फेयर व्यू या डू नॉट गिव एंड फेयर व्यू। इनडायरेक्टली कैसे एक्सप्रेस करेंगे? नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन, nothing has come to our attention that causes us to believe, that causes us to believe financial statements do not give true and fair view. Nothing has come to our attention, हमारे नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं आया, दैट कॉजेज अस टू बिलीव, जिसकी बिना पर हम ये कह सकें फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहे। हमारे नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं आया जिसकी बिना पर हम ये कह सकें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रही। मतलब क्या है? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर हैं, लेकिन ऑडिट की तरह हम पॉजिटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं कर रहे, इनडायरेक्टली नेगेटिव फॉर्म एक्सप्रेस कर रहे हैं। क्यों? थोड़ी देर में देखेंगे। सो ऑडिट में रीजनेबल और पॉजिटिव एश्योरेंस, नॉन ऑडिट में रीजनेबल नहीं, उससे भी नीचे लिमिटेड, और पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव एश्योरेंस। तो कहते हैं ऑडिट में जो एश्योरेंस देते हैं वो क्या होती है? हाई लेवल।
नॉन ऑडिट में हम जो एश्योरेंस देंगे वो होगी लो लेवल या फिर मॉडरेट लेवल, हाई लेवल नहीं, मॉडरेट लेवल या फिर लो लेवल। हाई लेवल का मतलब क्या था, एश्योरेंस दी जा रही है फॉर मोर यूजर। लो लेवल का मतलब क्या है कि एश्योरेंस दी जाएगी फॉर अ पर्टिकुलर यूजर। मीन कैश फ्लो के ऊपर बैंक को दे रहे हैं तो सिर्फ उसे बैंक के लिए और किसी के लिए नहीं है। फोरकास्ट के ऊपर इन्वेस्टर को दे रहे हैं तो सिर्फ उसे एक इन्वेस्टर के लिए और किसी के लिए। हाई लेवल का मतलब क्या है कि हम एश्योरेंस दे रहे हैं थ्रू एक्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर एप्लीकेशन, जबकि लो लेवल का मतलब क्या है कि हम एश्योरेंस दे रहे होते हैं थ्रू 3 लिमिटेड प्रोसीजर्स के थ्रू, एक्सटेंसिव प्रोसीजर नहीं, लिमिटेड प्रोसीजर्स के थ्रू। और वो 3 लिमिटेड प्रोसीजर्स क्या हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर, इंक्वायरी एंड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। नॉन ऑडिट में हम जो एश्योरेंस दे रहे हैं वो दे रहे हैं इन 3 प्रोसीजर के थ्रू काम करके, एनालिटिकल प्रोसीजर, इंक्वायरी, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, नो टेस्ट ऑफ कंट्रोल, नो सब्सटेंटिव प्रोसीजर, नो इंस्पेक्शन, नो एक्सटर्नल कंफर्मेशन। इन कोई डिटेल वर्क नहीं हम परफॉर्म कर रहे, सिर्फ सरसरी सा ये 3 लिमिटेड प्रोसीजर के थ्रू चेकिंग करके एश्योरेंस दे रहे हैं। इसलिए जो एश्योरेंस का लेवल है वो क्या है, रीजनेबल नहीं लिमिटेड, पॉजिटिव नहीं नेगेटिव, और हाई लेवल नहीं क्या है, लो लेवल एश्योरेंस। इसलिए हम खुल के नहीं कह रहे कि फाइनेंशियल सेमेस्टर फेयर है, हमने काम ही थोड़ा सा किया है, चेकिंग ही थोड़ी सी की है, तो इसलिए हम कह रहे हैं हमारे नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं आया कि हम ये कह सकें कि ट्रू एंड फेयर नहीं दे। ऑडिट में क्या होता है, डिटेल वर्क। डिटेल वर्क का मतलब क्या है कि हम चल के जाते हैं उन जगहों पे जहां पे रिकॉर्ड पड़े हैं, एसेट इन्वेंट्रीज पड़ी हैं, वहां पे जाके वेरिफिकेशन इंस्पेक्शन करते हैं। लाइक इन्वेंट्री को हमने वेरीफाई करना है तो हम क्या करेंगे, इन्वेंट्री काउंट अटेंड करेंगे, चल के जाएंगे कहाँ पे इन्वेंट्री जो है वो काउंट हो रहा है। रात को 3 बजे हो रहा है तो रात को 3 बजे अपनी नींद बर्बाद करके वहाँ पे चल के जाके देखेंगे कि वाकई इतनी इन्वेंट्री बढ़ी है। उसके बाद देखेंगे क्या रिकॉर्ड में इतनी आ रही है, नहीं आ रही तो भाई ये रिकॉर्ड को एडजस्ट करो। फिर हम देखेंगे कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फिगर जितनी जा रही है क्या वाकई इतनी है या नहीं। क्या ख्याल है, एसेट को वेरीफाई करना है तो क्या करेंगे, फिजिकल इंस्पेक्शन, कहाँ पे एसेट पड़े हैं वहाँ पे चल के जाके देखेंगे वाकई एसेट यहाँ पे एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। डॉक्यूमेंट्स कहाँ कहाँ पे पड़े हैं वहाँ पे चल के जाके उनकी इंस्पेक्शन करेंगे कि वाकई ये फिगर इतनी इतनी है या नहीं। ये क्या है, डिटेल वर्क। इसमें हम क्या करते हैं, नवाबी काम, एक जगह पे टांग रख के बैठ गए, अच्छा भी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें भिजवा दो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ गई सामने, एनालिटिकल प्रोसीजर कंपेयर किया एक फिगर को प्रीवियस ईयर से, चेंज आ रहा है, अगर तो रीज़न समझ आ गई तो ठीक है, रीज़न समझ नहीं आ गई तो मैनेजमेंट से फ़ोन पे इंक्वायरी कर ली, यार ये चेंज की रीज़न क्या है। मैं कहा जी ये रीज़न है, अच्छा चलो ठीक है, वर्किंग पेपर में रिकॉर्ड कर लिया। अच्छा ये चेंज की रीज़न क्या है, जी ये रीज़न है, अच्छा नहीं इस तरह कर, मुझे ना इसका रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी दे दे कि वाकई ये रीज़न है। उन्होंने वो भी भिजवा दी, वर्किंग पेपर में वो लगा दी। मीन हम कोई फिजिकल इंस्पेक्शन नहीं कर रहे, कोई इन्वेंट्री काउंट अटेंड करने नहीं जा रहे, कोई डॉक्यूमेंट्स कहाँ कहाँ पे पड़े हैं वहाँ पे जाके इंस्पेक्शन नहीं कर रहे, एक जगह पे बैठ के नवाबी काम कर रहे हैं। तो इसलिए जो एश्योरेंस का लेवल है वो भी क्या है, लिमिटेड, नेगेटिव और लो लेवल। सो ऑडिट में ओपिनियन या एश्योरेंस दी जाती है, गारंटी नहीं। जो एश्योरेंस दी जाएगी रीजनेबल, एब्सोल्यूट फिर भी नहीं। क्यों, परसुएसिव नेचर ऑफ ऑडिट एविडेंस रादर देन कंक्लूसिव, और पॉजिटिव होगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्टली एक्सप्रेस करेंगे, और हाई लेवल होगी थ्रू एक्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर हम एश्योरेंस दे रहे हैं और फार मोर यूज़र दे रहे हैं। नॉन ऑडिट एंगेजमेंट भी एश्योरेंस देने के लिए हमें कहा जा सकता है, लेकिन हम क्या करेंगे, 3 लिमिटेड प्रोसीजर परफॉर्म करके काम करेंगे। इसलिए एश्योरेंस क्या होगी, रीजनेबल नहीं, उससे भी बिलो लिमिटेड, पॉजिटिव नहीं, नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन, ब्ला ब्ला ब्ला, और हाई लेवल नहीं क्या होगी, लो लेवल या मॉडरेट लेवल, मीन फॉर अ पर्टिकुलर यूजर और थ्रू एप्लीकेशन ऑफ 3 लिमिटेड प्रोसीजर्स, एनालिटिकल प्रोसीजर, इंक्वायरी एंड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। अब अगर एग्जामिनर कहता है कि आप डिफरेंशिएट करें बिटवीन एब्सोल्यूट, रीजनेबल एंड लिमिटेड एश्योरेंस, एब्सोल्यूट एश्योरेंस मीन प्रोवाइडिंग 100% एश्योरेंस विच इज नियर टू गारंटी,
An auditor never ever provide absolute assurance. Reasonable assurance mean providing assurance below absolute. क्या कह रहा है? Less than 100%. And we provide reasonable assurance in audit only due to persuasive nature of audit evidence rather than conclusive. Limited assurance means providing assurance below reasonable. And we provide limited assurance in non-audit engagement due to application of 3 limited procedure, this and this. No, differentiate between positive and negative assurance. Positive assurance means directly expressing, like financial statements give or do not give trend fair view. And we provide positive assurance in audit only. Negative assurance means indirectly expressing, like nothing has come to our attention, blah blah blah. And we provide negative assurance in non-audit engagement due to application of 3 limited procedures, this and this. तो हम लोग कहते हैं no, differentiate between high level and low level assurance. High level assurance means providing assurance for more user through application of extensive audit procedures, and we provide high level assurance in audit only. It is also called reasonable and positive assurance. Low level assurance means providing assurance for a particular user through application of 3 limited procedure, this and this, and we provide low level assurance in non-audit engagement, and it is also called negative or limited assurance. क्लियर होती है यहाँ तक बात? ऑडिट कौन करेगा? नॉन ऑडिट प्रैक्टिशनर भी परफॉर्म कर सकता है, मीन अकाउंटेंट या ऑडिटर. ठीक हो गया. अब कहते हैं जो नॉन ऑडिट एंगेजमेंट है इसकी कुछ टाइप्स हैं जो हमें लर्न करनी है. कोई 2 नॉन ऑडिट एंगेजमेंट ऐसी हैं जिनमें ओपिनियन या अश्योरेंस दी जाती है, और अगर दी जाती है तो कौन सी दी जाती है? नॉन ऑडिट एंगेजमेंट ओपिनियन या अश्योरेंस कौन सी दी जाती है? लिमिटेड, नेगेटिव, लो लेवल. 2 नॉन ऑडिट एंगेजमेंट ऐसी हैं जिनमें कोई ओपिनियन अश्योरेंस नहीं दी जाती, सिर्फ कोई काम करके दिया जाता है. नो ओपिनियन आर अश्योरेंस गिवन. हाँ, जिनमें ओपिनियन अश्योरेंस दी जाती है उनके नाम है रिव्यू एंगेजमेंट एंड अदर अश्योरेंस एंगेजमेंट. रिव्यू एंगेजमेंट एंड अदर अश्योरेंस एंगेजमेंट. जिनमें ओपिनियन अश्योरेंस नहीं दी जाती उनके नाम है कंपाइलेशन एंगेजमेंट and agreed upon procedures. Compilation engagement and agreed upon procedures. पहले इन दोनों की बात करते हैं. ये क्या है? जहाँ पे कोई ओपिनियन एश्योरेंस नहीं देना, कोई काम करके देना है. कंपाइलेशन एंगेजमेंट क्या है कि हमने कंपाइल करके देना है कोई सेट अकॉर्डिंग टू डाटा. क्या हो सकता है? कंपाइलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो सकती है, कंपाइलेशन ऑफ टैक्स रिटर्न हो सकती है, कंपाइलेशन ऑफ इंटरम अकाउंट्स हो सकते हैं. इन अकॉर्डिंग टू डाटा कोई चीज़ बना के देनी है, कोई ओपिनियन इंश्योरेंस नहीं, बस वो बना के दे के अपनी फ़ी चार्ज करनी है. कंपाइलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो सकती है, टैक्स रिटर्न हो सकती है, या फिर इंटरम अकाउंट्स हो सकता है. एग्रीड अपॉन प्रोसीजर क्या है कि क्लाइंट के साथ हमारा एक प्रोसीजर एग्री हुआ है, हमने वो परफॉर्म करना है, फ़ी चार्ज करनी है, दैट्स इनफ. कोई ओपिनियन इंश्योरेंस नहीं. क्या हो सकता है? कोई एसेट वैल्यूएशन हो सकती है, इंटरनल ऑडिट फंक्शन हो सकता है, सिर्फ कंट्रोल सिस्टम को रिव्यू करके वीकनेसेस हमने देनी है. क्या कह रहा है? या कोई क्लाइंट कहता है यार ये मेरे बिजनेस रिस्क मुझे ज़रा आइडेंटिफाई करके दे दो, तो बिजनेस रिस्क आइडेंटिफिकेशन हो सकती है. या कोई क्लाइंट कहता है मेरा ये डेटर क्रेडिटर अकाउंट बड़ा गंभीर हुआ पड़ा है, प्लीज़ ये मुझे ठीक कर दो, तो बता देंगे भाई इतने बैड डेट्स लिख दो, इतने से डेटर लिख दो, इतने से क्रेडिटर लिख दो. या क्लाइंट कहता है कंपनी के अंदर कोई फ्रॉड हो गया, यार वो फ्रॉड इन्वेस्टिगेट करके दे दो, तो क्या करेंगे? फ्रॉड इन्वेस्टिगेट करके एक रिपोर्ट दे देंगे. कोई ओपिनियन इंश्योरेंस नहीं. मीन इधर कोई चीज़ कंपाइल करके देनी है अकॉर्डिंग टू डाटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, टैक्स रिटर्न या इंटरम अकाउंट्स,
इधर कंपाइल नहीं करना, कोई प्रोसीजर परफॉर्म करना है और कोई फिगर निकाल के देनी है, कोई ओपिनियन इंश्योरेंस नहीं, एसेट वैल्यूएशन हो सकता है, इंटरनल ऑडिट फंक्शन हो सकता है, डेटर क्रेडिटर अकाउंट इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, या कोई फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। नो ओपिनियन नो एश्योरेंस, इसलिए इनको नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट का नाम दिया जा सकता है। नॉन एश्योरेंस मीन जिनमें कोई एश्योरेंस नहीं दी जाती। क्या ख्याल है? लेकिन इनके ऊपर एक स्टैंडर्ड है कुछ, ISRS, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज। कहते कि ठीक है आपने ओपिनियन इंश्योरेंस नहीं देनी लेकिन रिपोर्ट देनी है। रिपोर्ट क्यों देनी है? क्लियर करने के लिए उसके अंदर मेंशन करना है कि हमने कोई ऑडिट या कोई वेरिफिकेशन नहीं की, इसलिए हम कोई ओपिनियन इंश्योरेंस नहीं दे रहे। ये काम किसका था? मैनेजमेंट का। ठीक है या गलत है, रिस्पॉन्सिबल भी कौन है? कंपनी की मैनेजमेंट। इसलिए एक्सपेक्टेशन गैप को कवर करने के लिए जनता ये ना समझ बैठे कि आपने अगर ये काम किया तो शायद आपने ओपिनियन इंश्योरेंस भी दे दिए, इसलिए रिपोर्ट देंगे वो भी क्लियर करने के लिए कि हमने कोई ऑडिट कोई वेरिफिकेशन नहीं किया, इसलिए हम कोई ओपिनियन इंश्योरेंस नहीं दे रहे। और इससे रिस्पॉन्सिबल भी कौन है? कंपनी की मैनेजमेंट। दो नॉन ऑडिट एंगेजमेंट ऐसी हैं जिनमें ओपिनियन इंश्योरेंस दी जाती है तो लिमिटेड नेगेटिव लो लेवल थ्रू एप्लीकेशन ऑफ दीज 3 लिमिटेड प्रोसीजर्स। और वो क्या है? रिव्यू एंगेजमेंट। रिव्यू एंगेजमेंट क्या है? जस्ट लाइक ऑडिट, सिर्फ डिफरेंस क्या है? प्रोसीजर्स का और ओपिनियन का। वो कंपनीज जिनके लिए ऑडिट कंपलसरी नहीं है, वो कौन सी कंपनीज है? अनलिस्टेड कंपनी, या जिनका शेयर कैपिटल एक थ्रेशोल्ड से बिलो है। लाइक पाकिस्तान में ऑडिट कंपलसरी है जिसका शेयर कैपिटल 1 मिलियन से अबव है, 1 मिलियन से बिलो है तो उनके लिए ऑडिट कंपलसरी नहीं है। तो वो कंपनीज क्या करती हैं? अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करवाने के बजाय रिव्यू करवा लेती हैं। क्यों ऑडिट करवाएंगे? तो ऑडिटर को पैसे ज़्यादा देना पड़ेंगे ना। रिव्यू में ऑडिटर ने काम कम करना है तो पैसे कम चार्ज करेगा। फ़ायदा क्या है? सिर्फ अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक बना रहे हैं या नहीं बना रहे। सेम ऑडिट की तरह है लेकिन डिफरेंस प्रोसीजर्स का है और रिपोर्ट की ओपिनियन का है। ऑब्वियसली प्रोसीजर कम है तो ऑडिटर काम कम करेगा तो पैसे भी कम चार्ज करेगा। तो होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का भी रिव्यू हो सकता है। या वो जो बैंक ने कहा कैश फ्लो के ऊपर ओपिनियन दो, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के किसी एक कंपोनेंट के ऊपर अगर हम ओपिनियन दे रहे हैं तो इसे भी क्या नाम दिया जाएगा? रिव्यू एंगेजमेंट का। जिसमें हमने क्या करना है? ये 3 प्रोसीजर के थ्रू वेरिफिकेशन करके ओपिनियन देनी है। कोई टेस्ट ऑफ कंट्रोल, कोई सब्सटेंटिव प्रोसीजर, इंस्पेक्शन वगैरह नहीं करनी, नो फिजिकल इंस्पेक्शन। ये क्लियर होती है। इसके अलावा कुछ अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट भी हैं जिसकी आगे फर्दर कुछ टाइप्स हैं। मतलब क्या है इनका? जस्ट लाइक कोई कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करना, जिसके आगे फर्दर 3 टाइप्स हैं। डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट, जिसकी एक एग्जांपल है ड्यू डिलिजेंस, अटेस्टेशन एंगेजमेंट, and report on PFI. अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या है? जस्ट लाइक कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करना, जिसकी 3 फर्दर टाइप्स हैं। डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट मीन ड्यू डिलिजेंस, अटेस्टेशन एंगेजमेंट एंड रिपोर्ट ऑन PFI। सपोज एक कंपनी है ए, इसने एक्वायर करना है एक कंपनी बी को। कितने में एक्वायर करना है नहीं पता। कंपनी ए ने क्या किया? एक्वायर करने से पहले देखना है कि कंपनी बी की औकात क्या है, हालात क्या हैं, जिसकी बेस पर डिसाइड करना है कि मुझे इसे एक्वायर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो कितने में करना चाहिए। फिर उसके रिकॉर्ड्स देखने हैं, उसका सिस्टम देखना है, फिर जाके एक्विजिशन का डिसीजन लेना है। और कंपनी ए के पास अगर ये एक्सपर्टीज़ नहीं है चेक करने की तो वो आएगी हमारे पास। हम कौन है? प्रैक्टिशनर,
हमें कहेगी कि यार मैंने कंपनी बी को एक्वायर करना है, तो आप प्लीज़ वहाँ पे मेरे बिहाफ पर जाओ, उसके अकाउंट्स को देखो, उसके सिस्टम को देखो, कंट्रोल्स को देखो, उसकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को देखो और मुझे आके बताओ कि उसमें मुझे फ़ायदे क्या हैं। मीन क्या बताओ, बेनिफिट्स ऑफ एक्विजिशन बताओ कि मुझे उसे एक्वायर करने के फ़ायदे क्या हैं, मीन उसकी अच्छी चीज़ें क्या हैं। साथ मुझे बताओ प्रॉब्लम्स विद एक्विजिशन क्या हो सकते हैं, मीन उसके अंदर क्या मसले हैं, क्यों उसका ऑनर उसे बेच रहा है, कोई मसले हैं तो बेच रहा है, क्या ख्याल है। और साथ मुझे आके एक बताओ स्ट्रक्चर ऑफ बिड के मुझे उसे एक्वायर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर एक्वायर करना चाहिए तो किन किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। आइदर कैश में एक्वायर करना चाहिए, कैश प्लस शेयर ऑप्शन में जाना चाहिए, या और साथ क्या एडजस्टमेंट करनी चाहिए। आइदर फुली कैश देना चाहिए, कंटिजेंट कंसीडरेशन में भी जाना चाहिए, तो ये मुझे आके आप एक रिपोर्ट दो। हम प्रैक्टिशनर जाएंगे कंपनी बी में कंपनी ए के बिहाफ पर, जाके अकाउंट्स को सिस्टम को चेक करके कंपनी ए को रिपोर्ट दे देंगे, जिसमें बताएंगे भाई ये आपको बेनिफिट है एक्विजिशन के, ये प्रॉब्लम्स हैं, हाँ अगर आपने एक्वायर करना तो ऐसे ऐसे कर लो। ये क्या कि आपने ऑडिट किया? नहीं। ये जो असाइनमेंट है इसे नाम दिया जाता है ड्यू डिलिजेंस का। एक्विजिशन या मर्जर केसेस में टारगेट कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर को रिपोर्ट करना। क्या रिपोर्ट करना? बेनिफिट ऑफ एक्विजिशन, प्रॉब्लम्स विद एक्विजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ बिड। इसे क्या नाम दिया जाता है? ड्यू डिलिजेंस। और ये एग्जाम्पल है किसकी? डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट, मीन किसी यूजर की रिक्वेस्ट पर डायरेक्टली कोई काम करके उसे रिपोर्ट करना। और ये क्या है? एक अदर श्योरेंस एंगेजमेंट है। अल्टीमेटली हम जो भी वेरिफिकेशन यहाँ पे करेंगे ये 3 लिमिटेड प्रोसीजर परफॉर्म करके वेरिफिकेशन करेंगे, कोई डिटेल वर्क नहीं करेंगे। क्यों? ये ऑडिट नहीं है। ऑडिट के अंदर डिटेल वर्क सब्सटेंटिव प्रोसीजर होते हैं, यहाँ पे 3 लिमिटेड प्रोसीजर के थ्रू वेरिफिकेशन करके हम रिपोर्ट देंगे। इसके अलावा अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट की एग्जांपल है अटेस्टेशन एंगेजमेंट। इन्वेस्टर ने कंपनी को कहा यार मुझे आपका करंट और पास तो नज़र आ रहा है, इस तरह करो अब तक के 6 माह के ना मुझे इंटरम अकाउंट्स बना के दे दो। क्यों? फाइनल तो पता नहीं 6 माह बाद बनेंगे, तो अब तक के 6 माह के इंटरम अकाउंट्स बना के दे दो। कंपनी ने बना के दे दिए, इन्वेस्टर हमारे पास ले आए, यार ये इंटरम अकाउंट्स ज़रा चेक करना, ठीक है अटेस्ट तो करके दो। या कंपनी लेगी इन्वेस्टर के पास, उसने कहा मुझे किसी से अटेस्ट करवा के दो। हमारे पास आए, हमने उन्हें अटेस्ट करना है, कैसे? उसके ऊपर स्टंप लगानी है अटेस्टेड की और साइन करने हैं, लेकिन आंखें बंद करके नहीं। हम क्या करेंगे? थोड़ी सी वेरिफिकेशन करेंगे, कैसे? इन प्रोसीजर्स के थ्रू। क्यों? ये जो हम अटेस्टेड लिख के साइन कर रहे हैं, इसका मतलब भी क्या है? एक नेगेटिव एश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं कि वाकई ये चीज़ें ठीक हैं। तो अटेस्टेशन एंगेजमेंट और रिव्यू एंगेजमेंट ऑलमोस्ट सेम है। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि अटेस्टेशन में हम एंड पे अटेस्टेड लिख के साइन करते हैं, रिव्यू एंगेजमेंट में हम एक रिपोर्ट देते हैं जिसके अंदर हम ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं कि नथिंग हैज़ कम टू आवर अटेंशन दैट कॉजेज अस टू बिलीव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव ट्रेंड वैल्यू। अदरवाइज रिव्यू और अटेस्टेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें रिपोर्ट नहीं होती, इसमें उसी स्टेटमेंट के ऊपर ही हम अटेस्टेड लिख के साइन कर देते हैं। उस लिखने और साइन करने का मतलब ही क्या है कि हम एक नेगेटिव अश्योरेंस दे रहे हैं। ये 2 टाइप्स क्लियर होती हैं। तीसरी रिपोर्ट ऑन पीएफआई है, ये क्या है? पूरा एक टॉपिक है, कहीं पे कवर करेंगे। अभी हम ड्यू डिलिजेंस असाइनमेंट क्या है इसकी प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं। ठीक हो गया? नोट्स आपके पास हैं? नोट्स आपके पास हैं? उसमें देखें क्वेश्चन नंबर 29 मिलेगा ऑन पेज 190। क्वेश्चन 29 ऑन पेज 190 मिलता है जेट स्प्रे के नाम से। 22 मार्क्स, जिसमें 2 प्रोफेशनल मार्क्स हैं। करना क्या आपको? फ्रॉम योर रिव्यू एज स्पेसिफाइड बाय योर क्लाइंट। फ्रॉम योर रिव्यू, उसने नहीं कहा कि आप ऑडिट कर रहे हो। रिव्यू का मतलब क्या है? रिव्यू एंगेजमेंट नहीं। रिव्यू का मतलब क्या है? ऐसी एंगेजमेंट जिसमें आपने ये 3 लिमिटेड प्रोसीजर, जिनको रिव्यू प्रोसीजर का नाम भी दिया जाता है, ये परफॉर्म करने हैं।
हाँ वो ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। इसमें ऑडिट नहीं, नॉन एंगेजमेंट का क्वेश्चन है। परफॉर्म योर रिव्यू एज स्पेसिफाइड बाय योर क्लाइंट, ड्राफ्ट अ रिपोर्ट टू द बोर्ड ऑफ जेट स्प्रे कंटेनिंग योर इनिशियल कंक्लूजन। एक रिपोर्ट देनी अपने कंक्लूजन की, एंड देयर इफेक्ट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑफर दैट द कंपनी माइट मेक। और साथ क्या बताना है, स्ट्रक्चर ऑफ ऑफर, स्ट्रक्चर ऑफ बिड जो कंपनी को करनी चाहिए। तो क्वेश्चन ही नहीं कहा ड्यू डिलिजेंस असाइनमेंट है, क्वेश्चन की नेचर आपको बताएगी कि अगर एक्विजिशन मर्जर कंपनी में आप टारगेट कंपनी के ऊपर कोई रिपोर्ट देने जा रहे हो जिसमें कोई स्ट्रक्चर ऑफ बिड भी बताने जा रहे हो, तो ये क्या है, ड्यू डिलिजेंस असाइनमेंट है। और उस रिपोर्ट में क्या बताना होता है, बेनिफिट ऑफ एक्विजिशन, प्रॉब्लम्स विद एक्विजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ बिड। साथ अगर एग्जामिनर कहे तो एक हेड कुछ अदर फैक्टर्स भी लिखना होते हैं जो डिसीजन को हेल्प कर सकते हैं, अदरवाइज 3 ही कंटेंट है। और इस क्वेश्चन में चूंकि उसने लिखा हुआ है लिस्ट इन योर रिपोर्ट द अदर फैक्टर्स दैट इट शुड कंसीडर बिफोर रीचिंग अ डिसीजन, तो हमें वो भी लिखने हैं। वो क्या हो सकते हैं थोड़ी देर में देखेंगे। अभी हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर से बेनिफिट ऑफ एक्विजिशन आइडेंटिफाई करने हैं इन्वेस्टर के लिए, प्रॉब्लम्स विद एक्विजिशन आइडेंटिफाई करने हैं, और उसके अकॉर्डिंगली फिर हम बताएंगे स्ट्रक्चर और बिड क्या होना चाहिए। ट्राई करेंगे ज़रा इसमें से इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ से कोई बेनिफिट और प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने की। उसके लिए देखना पड़ेगा टारगेट कंपनी कौन सी है, इन्वेस्टर कौन है, और उसके लिए क्या बेनिफिट हो सकते हैं या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं।
सी मिलते हैं कोई बेनिफिट्स और प्रॉब्लम्स। क्या कहता है, जेट स्प्रे अ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी इज एन ऑडिट क्लाइंट ऑफ योर फर्म। इट मैन्युफैक्चर्स अ स्पीड बोट एट इट्स यार्ड इन कोस्टल टाउन। Its managing director, Mr. Bond, has had preliminary discussion with his counterpart at another company, Top Draw, with the view to Jet Spray acquiring that company. So जेट स्प्रे के बोर्ड को हमने रिपोर्ट देनी है और वो एक्वायर करने जा रहे हैं किसको, टॉप ड्रॉ को। तो टॉप ड्रॉ के अंदर हमने देखना है क्या उन्हें फायदे हैं क्या नुकसान है। टॉप ड्रॉ is a design company which Jet Spray has employed for most of its model in recent years. जेट स्प्रे बोर्ड्स बनाती है और वो डिज़ाइनिंग करती है बोर्ड्स की, और आप उनसे ऑलरेडी डिज़ाइनिंग करवा रहे हो तो इसको एक्वायर करने से डिज़ाइनिंग की कैपेबिलिटीज़ भी आपके पास आ जाएंगी, जिससे आपको कोई सिनर्जिक जो है वो गेंस मिलेंगे। तो ये हम कहाँ पे लिखेंगे, बेनिफिट ऑफ एक्विजिशन में। क्या ख्याल है। And Mr. Bond is impressed by its expertise in advanced design, material and testing technology। और उनके पास एक्सपर्टीज है एडवांस डिजाइनिंग की, मटेरियल की, टेक्नोलॉजी की, जो आफ्टर एक्विजिशन ऑब्जेक्टिव मीट करने में, उसे सक्सेसफुली ऑपरेट करने में हेल्प देगी। एक और फायदा, It has been indicated to Mr. Bond that the purchase price will be substantial to reflect Top Draw's reputation and high level of profitability। प्रॉब्लम है या फायदा है। क्या आप एक गंदी कंपनी को बाय करना चाहते हो, तो अच्छी कंपनी को एक्वायर करने में तो हाई प्राइस देना ही देना पड़ेगी। तो ये फ़ायदा है कि कंपनी की रेपुटेशन अच्छी है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, जो आफ्टर एक्विजिशन इसे सक्सेसफुली मैनेज करने में, ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प देगी। अब इसलिए अच्छी कंपनी है तो आपको पे तो ज़्यादा करना पड़ेगा ना, अदरवाइज छोड़ दो। तो प्रॉब्लम नहीं है, फ़ायदा है। Your firm was asked to conduct a brief initial review of Top Draw from its published accounts for the year ended 31st December 2006 and a brief meeting with its managing director. You have completed this work and your main findings are as follows. The shares in Top Draw are held equally by its managing director and its design director, who is acknowledged to be among the best board designer in the country। तो पहली बात तो फ़ायदा है कि कंपनी के अंदर क्या है, बेस्ट बोट डिज़ाइनर हैं और ये यूनिक कंपिटेंसीज जो हैं हमें ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प देंगी। दूसरा साथ मसला है कि शेयर दो ही लोगों के पास हैं और दोनों ही ऑनर हैं, तो बारगेनिंग पावर उनकी स्ट्रांग होगी, जिस सूरत में बिड प्राइस हाई जा सकती है। क्यों, एक ऑनर हो तो उसे बातों में मक्खन मुक्खन लगा के बनाना ईजी होता है, दो हों तो बारगेनिंग पावर उनकी स्ट्रांग हो जाती है, कभी वो नहीं मान रहा कभी वो नहीं मान रहा, तो इससे हमें बिड प्राइस हाई पे करना पड़ सकती है। मसला है कि दो डायरेक्टर दोनों ही बेस्ट बोर्ड डिज़ाइनर, अगर आफ्टर एक्विजिशन छोड़ के चले जाते हैं, इफ़ दे लीव द कंपनी, देन ऑपरेशनल प्रॉब्लम, ऑब्जेक्टिव मीट करने में प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती हैं। क्यों, और की फर्दर कॉम्पिटेंस नहीं रहेंगी। तो स्ट्रक्चर ऑफ बिड में हमें क्या करना चाहिए, कैश में जाना चाहिए, कैश प्लस शेयर ऑप्शन में जाना चाहिए, कैश प्लस शेयर में, ताकि इनको मेंटेन रखा जा सके। इनको हमें क्या करना है, अपनी एक्सपर्टीज़ फ्यूचर में भी ऐसे देती रहे, कोई परफॉर्मेंस रेटेड पे भी सेट करनी चाहिए इनकी, फिर जाके ये मोर एक्स्ट्रा वर्क करेंगे, एक्सपर्टीज़ भी देंगे। फिर ये कंपनी को छोड़ के ना जाएं, तो अभी जो इनको प्रोटोकॉल मैनेजमेंट लेवल पे मिल रहे हैं तो वो भी मेंटेन रखने हैं। मैनेजमेंट लेवल पे इनको क्या करना है, पोजीशंस भी देनी है। तो ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ बिड के 3 पॉइंट। क्यों, समटाइम प्रोटोकॉल ख़त्म हो जाए तो लोग मुल्क छोड़ जाते हैं, क्या ख्याल है। तो ये भी कंपनी छोड़ के जा सकते हैं अगर इनको मैनेजमेंट लेवल पे पोजीशन ना दी। तो हमने क्या करना है, इनकी परफॉर्मेंस रेट पे भी सेट करनी है, मैनेजमेंट लेवल पे पोजीशन भी देनी है, और साथ कैश में नहीं जाना, कैश प्लस शेयर ऑप्शन में जाना है। ठीक हो गया। तो इस एक ही पॉइंट से 2 प्रॉब्लम भी निकल आई और 3 स्ट्रक्चर और बिड के पॉइंट भी निकल आए। द कंपनी कैपिटलाइजेज एज रिसर्च एंड डेवलपमेंट, direct cost and proportionate overhead on all design work not undertaken on contract।
पहली बात तो कंपनी ने R&D में पैसा लगाया हुआ है तो उसके बेनिफिट कब मिलने हैं, इन फ्यूचर कौन एक्रू करेगा, हम तो ये चीज़ हमारे लिए क्या है, फ़ायदा है कि कॉस्ट के बेनिफिट हमें एक्रू होंगे। लेकिन कैपिटलाइज किया हुआ रिसर्च डेवलपमेंट, और अगर रिसर्च कॉस्ट भी कैपिटलाइज की हुई है तो सूरत में फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग होने से बिड प्राइस जो है वो हाई जा सकती है, तो ये एक प्रॉब्लम भी है। तो हमें क्या करना है, स्ट्रक्चर ऑफ बिड में रिसर्च कॉस्ट की एडजस्टमेंट भी रिक्वायर करवानी है। बिफोर मेकिंग एनी ऑफर रिसर्च कॉस्ट की एडजस्टमेंट भी रिक्वायर करनी है, क्योंकि उससे प्रॉफिट भी इफेक्ट होगा और अल्टीमेटली एसेट भी इफेक्ट होंगे। तो मसला है कि अगर रिसर्च कॉस्ट भी कैपिटलाइज की हुई है तो बिड प्राइस हाई जा सकती है। तो स्ट्रक्चर बिड में क्या चला गया, बिफोर मेकिंग फाइनल डिसीजन वी नीड एडजस्टमेंट इन रिसर्च कॉस्ट। नहीं, ट्रीटमेंट वो हमने बता दिया कि अगर विदाउट मीटिंग क्राइटेरिया उसे कैपिटलाइज किया हुआ है तो सूरत में बिड प्राइस हाई रिफ्लेक्ट हो सकती है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी। सो एक ही पॉइंट से एक फ़ायदा भी निकला, एक मसला भी निकला और एक स्ट्रक्चर बिड का पॉइंट भी बन गया। This is justified on the ground that almost all ideas are eventually incorporated into some final product and the cost are then amortized against the income arising। भाई जो भी है ठीक है, प्रोडक्ट बननी है, लेकिन जब स्टैंडर्ड कहता है रिसर्च कॉस्ट एक्सपेंस आउट करनी है तो करो, कैपिटलाइज नहीं होनी चाहिए। Included in provision for liabilities and charges in the balance sheet at 31st December 2006 is an amount set aside to cover investigation work into the causes of an accident in which one of the company's design overturned during a race. You have been told that expenditure to date has utilized most of this provision and the indication are that the cause was not a design fault। भाई नहीं है तो फिर आपने प्रोविजन क्यों रिकॉग्नाइज की हुई है, और अगर इसी तरह के डिज़ाइन फॉल्ट फ्यूचर में और आ जाते हैं तो शायद कंपनी का सर्वाइवल भी डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ये क्या है, एक प्रॉब्लम है डिज़ाइन फॉल्ट का भी। क्या ख्याल है? So Mr. Bond requires the conclusion from your review with any impact they may have on the structure of offer that should be put to the shareholder of Toptra। तो फ़ायदे हमें मिल गए क्या, डिज़ाइन एक्सपर्टीज सिनर्जी का इफेक्ट, रेपुटेशन प्रॉफिटेबिलिटी हाई, बेस्ट बोर्ड डिज़ाइनर, R&D में ऑलरेडी पैसा लगा हुआ है जिसके बेनिफिट हम एक्रू करेंगे, और एक और था, और क्या था, एक और था, डिज़ाइन एक्सपर्टीज़ हैं डिज़ाइन में, मटेरियल में और टेस्टिंग में। मसले हमें मिले क्या, दो ऑनर हैं तो बिड प्राइस हाई जा सकती है, बोर्ड डिज़ाइनर हैं बेस्ट तो छोड़ के चले गए तो मसला हो जाएगा, रिसर्च कॉस्ट भी कैपिटलाइज की गई हैं जिससे बिड प्राइस हाई जा सकती है, और प्रोविजन कोई डिज़ाइन फेल है तो फ्यूचर में और आने से सर्वाइवल डिफ़िकल्ट हो सकता है, गोइंग कंसर्न भी इफेक्ट हो सकती है। स्ट्रक्चर ऑफ बिड हमें कैश प्लस शेयर ऑप्शन में जाना है, परफॉर्मेंस पे सेट करनी है, मैनेजमेंट पोजीशन देनी है और एडजस्टमेंट ऑफ रिसर्च कॉस्ट भी हमने लेनी है बिफोर फाइनलाइजिंग द डिसीजन। कहते हैं और अदर फैक्टर्स क्या हो सकते हैं जो आपको कंसीडर करने हैं, ये और डिज़ाइन के फॉल्ट के चांसेस हैं या नहीं, कोई हमें लीगल ओपिनियन भी लेनी चाहिए उससे रिलेटेड, क्या ख्याल है, लीगल ओपिनियन लेनी चाहिए। डेवलपमेंट कॉस्ट भी क्राइटेरिया मीट करें तो कैपिटलाइज होनी चाहिए, वरना नहीं तो उससे रिलेटेड कोई हमें एक्सपर्ट ओपिनियन भी ले लेनी चाहिए कि कौन कौन सी क्राइटेरिया मीट कर रही हैं। गोइंग कंसर्न का इशू नज़र आ रहा है शायद, तो क्या करना चाहिए हमें, फोरकास्ट भी कंपनी की जो है वो देख लेनी चाहिए कि वाकई ही आगे फ्यूचर कंपनी का अफेक्टेड नहीं है। आफ्टर एक्विजिशन हो सकता है हमने कोई स्टाफ कटिंग करनी है, तो क्या करना चाहिए हमें, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो भी देख लेने चाहिए कि उसमें कोई हमें ऑब्लिगेशन तो नहीं पे करना पड़ेगी स्टाफ रिटेंडेंट की सूरत में। साथ में क्या करना चाहिए, कंपनी का पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो है वो भी देख लेना चाहिए, देखने के लिए कि क्या क्या पॉलिसी हैं कंपनी की, रेवेन्यू की या डेप्रिसिएशन की, ताकि उधर भी कोई एडजस्टमेंट चाहिए तो वो भी देख लेंगे। तो ये कुछ अदर फैक्टर्स भी हैं जो हमने कंसीडर करने हैं वाइल मेकिंग डिसीजन। 2 नंबर इसमें प्रोफेशनल मार्क्स हैं और बाकी 20 नंबर आपके आंसर के हैं, तो मेरे ख्याल से कोई 20 पॉइंट बन जाएंगे।
होपफुली नेक्स्ट क्लास में ड्यू डिलिजेंस के ही हम पास पेपर से कोई 2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे।